बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेसन नंबर 4 है जी, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन सी मेन ऐसी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं या इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसीज हैं जिनकी बेस पर वो मार्केट में competitive एडवांटेज हासिल कर सकता है या competitive एज हासिल कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, चाहे वो कोई भी है। मसलन ये एक यूनिवर्सल कॉम्पिटेंसीज हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं या प्रोडक्शन है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेशल इन्वायरमेंट है या उस एरिया का इन्वायरमेंट के साथ साथ वो इन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज पर भी काम करती है। अब ये डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज 6 तरह की हैं जो यहाँ पर हमें देखना है। नंबर 1 है जी हमारे पास प्राइस, क्वालिटी, टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी, सर्विस और लोकेशन। अब प्राइस, क्वालिटी और टाइम, देखें इनमें से एक चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए और दो चीज़ें कम होनी चाहिए। मैं पहले इन तीन को डिस्कस करता हूँ, फिर आगे हम डिटेल में आगे चलते हैं। प्राइस, आप इस अपने जो ऑपरेशन फंक्शंस हैं या जितनी भी अपनी ऑपरेशन स्ट्रेटजी है या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है, आप उसको इतने एफिशिएंट तरीके से चलाएं कि आपकी प्राइस कम से कम हो, वेस्ट कम से कम हो, टाइम कम से कम लगे। मसलन आप टाइम कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हों। आगे हमने ये देखना है कि किन 6 चीज़ों पे हमने टाइम लगाना है, कौन सी 6 चीज़ें हमारे टाइम के ज़िम्मे में आती हैं, और क्वालिटी ज़्यादा हो, क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है, प्राइस और टाइम को हमने कम रखना है। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी एक आपका आपका एक हम कहते हैं एक लीवरेज है कि आपने किस तरह अपनी प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल में लेके आना है, किस तरह उसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, किस तरह आप एक वैरायटी की प्रोडक्ट कितनी जल्दी एक वैरायटी की प्रोडक्ट बना रहे हैं और कितनी जल्दी आप उसको दूसरी वैरायटी की प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मसलन ये कितना कम टाइम लगता है आपको ज़्यादा मैन पावर इकट्ठी करने में और उन्हीं को ही ज़्यादा टेयर करने में। सर्विसेज कौन कौन सी देनी है आपने, सर्विसेज की इम्पोर्टेंस क्या है, आप किस तरह की प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट में उस ब्रांड के साथ सर्विसेज की क्या इम्पोर्टेंट है, सर्विसेज को देने के लिए कस्टमर क्या सोच रहा है, और लोकेशन, आपका जो बिजनेस है वो किस लोकेशन पे है, वो आपको क्या कोई लोकेशन एडवांटेज हासिल है। बहुत सारी फर्म्स को लोकेशन एडवांटेज हासिल है। मसलन बहुत सारी लोकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव साबित होती हैं कि उस बिज़नेस के लिए। तो ये चीज़ें हैं। अब हम आते हैं ऑपरेशन स्ट्रेटजी। ऑपरेशन स्ट्रेटजी, ये बात याद रखिएगा, हम कोई भी स्ट्रेटजी पढ़ते हैं, हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़ें, हम फाइनेंस की स्ट्रेटजी पढ़ें, हम एचआर की स्ट्रेटजी पढ़ें, या हम इस ऑपरेशन सब्जेक्ट में ऑपरेशन की स्ट्रेटजी पढ़ें, हमारी तमाम स्ट्रेटजीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, लाइजन होनी चाहिए हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से। अगर हमारी ये स्ट्रेटजी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से मैच नहीं करेगी तो हमारी ऑपरेशन स्ट्रेटजी जो है वो मीट नहीं कर सकेगी वो चीज़ें जो हम चाह रहे होते हैं। मतलब देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एप्पल आईफोन प्लस है, उनकी स्ट्रेटजी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी डिफरेंट है, थिंक डिफरेंट। अगर आपके ऑपरेशंस में काम करने वाले लोग भी डिफरेंट थिंक नहीं करेंगे, कोई न्यू चीज़ बनाने के थ्रस्ट नहीं होगा, मसलन हंग्री नहीं होंगे कि कोई नई से नई चीज़ लेके जाएं, तो वो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है उसको वो क्या कर सकते हैं, वो बाईपास कर सकते हैं, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी को मेंटेन करने के लिए। तो लिहाजा सबसे पहला काम ये होता है, जब आप ऑपरेशन स्ट्रेटजी बनाने लगें तो ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑपरेशन डिपार्टमेंट वाले ये ज़रूर सोचें कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेटजी है। अब हम जब भी स्ट्रेटजी डिज़ाइन को प्रोसेस करते हैं तो हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग
की स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रहे हैं या किसी सर्विस इंस्टीट्यूशन की डिज़ाइन स्ट्रेटजी डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमने इसके साथ सर्विसेज कितनी देनी है। अगर हम सर्विसेज की डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमने किस तरह अपने कस्टमर को रीड किया है और वो कौन सी सर्विसेज वगैरह लेके चल रहा है। अब आपके सामने दो पिक्चर्स मैं लेके जा रहा हूँ और सामने मैं उसी की क्या कहते हैं एग्जाम्पल भी हैं। स्ट्रेटजी प्रोसेस है जी कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना। कस्टमर की नीड को फुलफिल करना हो सकता है, मसलन सामने एक एग्जांपल है कि आपको मोर प्रोडक्ट चाहिए। मोर प्रोडक्ट वहाँ चाहिए होगी जहाँ आप देखेंगे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है। तो कस्टमर की नीड है जी आपकी प्रोडक्ट को हासिल करना, लेना। कस्टमर की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है तो कस्टमर की नीड क्या है जी, मोर प्रोडक्ट। आप मसलन एक एग्जांपल के तौर पर कारपोरेट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब आपकी कारपोरेशन देख रही है जी इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन साइज। ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज कर दें क्योंकि प्रोडक्ट हमने बढ़ानी है, बताओ ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करनी है। सॉरी। ऑपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी जी, इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। हम प्रोडक्शन की कैपेसिटी को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। डिसीजन ऑन प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये आपकी ऑपरेशन स्ट्रेटजी है। बिल्ड न्यू फैक्ट्री, मसलन आप नई फैक्ट्री बना रहे हैं, ये तो एक एग्जांपल है। मैं आपको दूसरी एग्जांपल, मसलन कस्टमर की नीड्स है जी इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो आप इस साइड मसलन एग्जांपल वाली साइड पे मोर प्रोडक्ट की जगह पर आप इनोवेशन प्रोडक्ट लेके आएंगे। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होगी, रिसर्च ऑन इनोवेशन। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो आपके क्या कहते हैं कि न्यू इनोवेटिवनेस है वो लेके आना है। ऑपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी कि यहाँ आप जितना कि इनोवेशन, जितनी प्रोडक्शन में इनोवेशन लेके आ सकते हैं, नई से नई चीज़ के एक्सपीरियंस होंगे। और बिल्ड न्यू प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट, ये आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा। आप इसको किसी भी जगह पर, किसी भी एंगल में आप इसको अपनी स्ट्रेटजी को देख सकते हैं और इसको आप क्या कहते हैं आगे लेके चल सकते हैं। अब ये तो हमने प्रोडक्शन का बनाया। अब सर्विसेज की क्या होगी जी, मसलन सर्विसेज में अगर हम सर्विसेज में देखें तो हमारे लिए क्या स्ट्रेटजी मैप है या क्या स्ट्रेटजी का वो क्या कहते हैं कि जी पिक्चर बनती है। अब आपका जी एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है जी इम्प्रूव। आप सर्विसेज में स्ट्रेटजी मैप डिज़ायर्ड रिजल्ट्स क्या होगा, इसको डिज़ायर्ड रिजल्ट का मतलब है कि ये आपकी स्ट्रेटजी है और ये आप इस तरह करेंगे तो ये स्ट्रेटजी फुलफिल होगी। आप फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अपना ज़्यादा अच्छा करना चाह रहे हैं, याद रखें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव दो तरह से ही अच्छा हो सकता है। या तो आप शेयर होल्डर्स को की वैल्यू बढ़ा दें, शेयर होल्डर को ज़्यादा बेनिफिट देना शुरू कर दें, उनको डिविडेंड प्रॉफिट ज़्यादा देना शुरू कर दें, या आप अपनी जो सेल है, जो आपके रेवेन्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ सेल हो रही है उसको ज़्यादा कर दें। अब यहाँ इसने कहा क्या जी, शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज कर दें। कस्टमर परसेप्टिव, कस्टमर की वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब है कि जो आप कस्टमर को जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें मजीद कोई वैल्यू ऐड कर दें। सेट ऑफ वैल्यू, मसलन मैं ये सर्विसेज है, मैं एक हॉस्पिटल की बात करता हूँ कि वो हॉस्पिटल उसने बहुत अच्छा सब अपने पेशेंट्स के लिए एक लाउंज बनाया हुआ है, बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ पर, पेशेंट बहुत अच्छे कोऑपरेटिव स्टाफ है। वो ये करते हैं कि जी जो हमारे कस्टमर्स हैं जो हमसे क्या कहते हैं कि ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, तो हमारे लिए जो लेबॉर्ट्री है उनके लिए उनमें क्या करेंगे जी, हमने लेस कर दिया, 50% लेस कर दिया। अगर कोई बाहर से आके हमारी लैब्स में टेस्ट करवाएगा, कुछ चीज़ें करवाएगा, तो हमारे लिए वो फुल फीस होगी। लेकिन जो कस्टमर हमारे पास एडमिट है या हमारे हॉस्पिटल में है तो वो 50% लेस हो जाएगा। मसलन ये कोई वैल्यू प्रपोजिशन, कोई ऐसी चीज़ जो आप उस सेट ऑफ वैल्यूज़ में ऐड करें। पूरी वैल्यू प्रपोजिशन एक वैल्यू नहीं होती, वो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं कि आप कौन सी सेट ऑफ वैल्यूज़ जो वो कस्टमर को दे रहे हैं। अब इंटरनल पर्सपेक्टिव, मसलन इंटरनली वो क्या होगा, बिल्ड इंक्रीज का अचीव, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मसलन उसको वो वाइड कर रहे हैं, इंक्रीज करना है, वो उसको अचीव करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करना, वाइड करना है। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ए मोटिवेटेड एंड प्रिपेयर्ड वर्कफोर्स। ये मसलन क्या होगा जी कि आपने एक ऐसी मोटिवेटेड प्रिपेयर वर्कफोर्स रखनी है, लेनी है कि जो इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं कि वो कवर अप करेगी।
इन सारी चीज़ों को वो क्या कहते हैं हो जाएगी, और वो इसलिए मोटिवेटेड एंड प्रिपेयर वर्कफोर्स होगी कि वो कस्टमर की वैल्यू को समझे, क्योंकि सर्विसेज में वर्कफोर्स डायरेक्टली कस्टमर के सामने होती है, उसके फेस टू फेस होती है। मसलन हम पंजाबी में कहते हैं ना कि मत्थे लगती है। अगर वो वर्क फोर्स ही आपकी बड़ी मोटिवेटेड और बड़ी एजुकेटेड और वेल ट्रेंड नहीं होगी तो वो कस्टमर की वैल्यू प्रपोजिशन को नहीं सेट कर सकती, वो ना ही आपका ये इंक्रीज अचीव कर सकती है। फिर आप शेयर होल्डर वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एम्प्लॉई आपकी वर्कफोर्स ही सर्विसेज में बिजनेस में बहुत ज़्यादा कमाल अदा करती है। क्यों? वो कस्टमर को डायरेक्टली डील कर रही होती है हर एक जगह पर, हर एरिया पर। तो ये चीज़ें आपने उसको देखनी है। अब वो कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एक बड़ा स्कोप है और ऑपरेशन स्ट्रेटजी एक छोटा स्कोप है। एक मसलन मैं ऐसा कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी का मतलब, जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये ओवरऑल एक कंट्री को चलाना है। जब हम ऑपरेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारी आर्मी की क्या स्ट्रेटजी है। अब आर्मी की स्ट्रेटजी भी वही होनी चाहिए जो एक ओवरऑल कंट्री की स्ट्रेटजी है। ऐसा कहते हैं ना आर्मी और वो फलां सारे एक पेज पे हैं, तो ये इसी तरह। तो ओवरऑल मसलन ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रेटजी क्या होगी, ओवरऑल बिग पिक्चर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेटजी होगी। लॉन्गर एंड टाइम हॉरिजन, जाहिर बात है जब आपने एक बड़े लेवल पे एक स्ट्रेटजी सेट करनी है, उसके विजन मिशन के मुताबिक देख के चलनी है, तो वो टाइम हॉरिजन उसका ज़्यादा होगा। लेस डिटेल्ड एंड ब्रॉडर इन स्कोप, अब स्कोप उसका ज़्यादा होगा लेकिन डिटेल्ड उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। वो डिटेल इतना ज़्यादा, वो क्या कहते हैं, डिटेल इतनी ज़्यादा क्यों नहीं होगी, मसलन हम ये नहीं कह सकते कि वो एक्सप्लेन नहीं ज़्यादा होगी, एक्सप्लेन ज़्यादा होगी, लेकिन जो उसको बनाने वाले होंगे, जो उसको क्या कहते हैं कि वो लागू करने वाले होंगे, वो सिर्फ ये देख रहे होंगे कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, हमने इससे क्या अचीव करना है, क्या चीज़ें हैं। वो फिर जब उसको ट्रिकल डाउन करेंगे तो फिर वो उस डिटेल्ड से निकल आएंगे, फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मसलन ओवरऑल स्ट्रेटेजी को जब वो ऑपरेशन वालों को बताएंगे तो फिर वहाँ ओवर लेस डिटेल नहीं होगी, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उनको उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। प्रोडक्शन की क्या स्ट्रेटजी है जी हमारे पास, प्रोडक्शन नैरो इन स्कोप एंड मोर इन डिटेल। अब नैरो इन स्कोप क्यों है, देखें जिन्होंने बिजनेस की स्ट्रेटजी, ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटजी सेट करनी है, उन्होंने ओवरऑल बिजनेस को देखना है। जिन्होंने ऑपरेशन की स्ट्रेटजी सेट करनी है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन को व्यू करना है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये नैरो इन स्कोप और क्लोजली लिंक्ड टू ऑपरेशन स्ट्रेटजी है। प्रिपेयर मिडल मैनेजमेंट, इसे मिडल मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है। वो क्यों प्रिपेयर करती है, क्योंकि प्रोडक्शन का काम जो है वो मिडल लेवल पे या लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आता है। शुड बी इन लाइन विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, ये मैंने पहले भी कहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से वो इन लाइन होगी। अब ऑपरेशन स्ट्रेटजी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या होगी, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली कैन मेक एन ऑर्गेनाइजेशन मोर सक्सेसफुल। बिल्कुल, अगर वो स्ट्रेटजी सही हो जाएगी, अच्छे तरीके से डिज़ाइन होगी, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल करेगी ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ऑपरेशनल स्ट्रेटजी इन अर्ली 90s, बिफोर दैट फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मसलन पहले ऑपरेशन स्ट्रेटजी पे इतना फोकस नहीं करते थे, वो मार्केटिंग और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, वो क्यों ऐसे करते थे, अर्ली 90s से पहले हमने कस्टमर को इतनी फोकस नहीं करते थे, तवज्जो नहीं देते थे, हम प्रोडक्शन पे तवज्जो देते थे, चीज़ बनाकर भेज देते थे और मार्केटिंग वालों के हाथ में थमा देते थे, जनाब आपका काम है इसको बेचना, क्योंकि कस्टमर को हमने फोकस किया ही नहीं होता था। हम जितने भी फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो लगाते थे, साथ मार्केटिंग के सोर्सेज लगाते थे और चीज़ को बेच देते थे। 1990s में हमने देखा कि हम कस्टमर सम टाइम कहाँ है और हम कैसी चीज़ बना रहे हैं, तो हमने कस्टमर को इन्वॉल्व किया। जब कस्टमर को इन्वॉल्व किया तो हमें अपनी जो ऑपरेशनल एबिलिटीज़ थी वो उसके साथ लिंक करनी। फिर कंपनीज को ये ख्याल आया कि यार ये जो ऑपरेशन वाली चीज़ें हैं, ये ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, ये भी कोई चीज़ है, इसका भी कोई ना कोई लिंक है, मसलन इसको भी फोकस करना चाहिए। अगर जब हम इसको फोकस करेंगे तो खुद ब खुद कस्टमर की वो जो डिमांड की चीज़ें हैं वो बन जाएंगी। तो इसीलिए 1990s में कस्टमर के लिए वो क्या कहते हैं,
हमने ये प्रोडक्शन की तरफ आके तवज्जो दी हमने। अब उसके ऑपरेशनल स्ट्रेटजी मोस्टली फंक्शन ऑन टू डायमेंशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी। ये दो हमने की तरफ हम लेके चलते हैं। अब सब ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? सब ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि हमने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हमने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है, और कोई ऐसा हार्म या कोई ऐसा लॉस नहीं क्रिएट करना कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं कि कोई लॉस हो, कोई हार्म हो। मसलन उसकी कोई ओवरऑल हमने कोई क्या कहते हैं नॉट हार्म द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। हमने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसको भी हार्मफुल ना हो, उसके लिए भी नुकसान देना हो। ठीक है जी। ही शुड मसलन देखें, एन ऑपरेशन मैनेजर शुड अवॉइड सब ऑप्टिमाइजेशन, मीनिंग हिज ऑपरेशनल स्ट्रेटजी फॉर द डिपार्टमेंट एंड डिवीजन गोल शुड नॉट हार्म द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। ही शुड opt for system approach or a big picture approach or strictly base his operation strategy on organizational strategy। मसलन ये organizational strategy पे ही क्या करे जी, ये बेस करे।